और आइए खबरें विस्तार से जानते हैं। बड़ी खबर है हाथरस केस से जुड़ी हुई। लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होगी। सीबीआई आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, यानी कि अब तक इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, क्या क्या हुआ है, ये बताया जाएगा। आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट गांधीनगर में कराया गया है और पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। तो हाथरस केस में आज का दिन अहम है। आरोपियों का जो पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है, इसी बीच गांधीनगर उनको ले जाया गया था। तो वहीं लखनऊ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सीबीआई आज लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। तो अपनी प्रगति रिपोर्ट यहां पर देनी थी और आज वो तिथि है जबकि सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में दाखिल करनी है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऋषभ, काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन हाथरस मामले के लिए। 3 बजे इस केस को लिस्टेड कर दिया गया है जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रॉजन राय की बेंच में। और पिछली तारीख पे ही डबल बेंच ने कहा था कि सीबीआई अगली तारीख यानी 25 नवंबर को इस मामले में विवेचना कहां तक पहुंची है उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आखिर कितना समय लेगी सीबीआई इस पूरे केस को खत्म करने में। तो आज का दिन अहम हो जाता है कि सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट पेश करती है, नहीं करती है तो उसके बाद कोर्ट का रुख क्या होता है। हालांकि पिछली तारीख में सरकार की ओर से भी एक एसओपी जरूर दाखिल की गई थी कि अगर कोई हाथरस जैसा केस होता है तो उसकी जो विक्टिम है उसका अंतिम संस्कार कैसा होना चाहिए। तो उस मुद्दे पर भी कुछ टिप्पणी कोर्ट की हो सकती है। साथ ही साथ अहम यही होगा कि सीबीआई आज स्टेटस रिपोर्ट क्या दाखिल करती है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, क्या वो दाखिल करेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। प्रीति, बिल्कुल। तो गांधीनगर में जो टेस्ट हुआ था तो क्या कुछ निकला उससे, क्योंकि हाथ अभी खाली नजर आ रहे हैं, तो नजर बना के रखेगा। ऋषभ मणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अयोध्या में प्राचीन पंचकोसी परिक्रमा मेला आज से शुरू हो गया है। सुबह 4:29 से ये परिक्रमा शुरू हुई और शाम 6:15 बजे संपन्न होगी। इस परिक्रमा में संख्या साधु और संत शामिल हो रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ कोरोना के चलते नहीं है। तो देव उठानी एकादशी पर राम जन्मभूमि की परिधि की परिक्रमा की जाती है। इसे ही पंचकोसी परिक्रमा कहते हैं। तो कोरोना को देखते हुए श्रद्धालुओं के बीच निःशुल्क मास्क बांटे जा रहे हैं। लाउडस्पीकर के जरिए बार बार नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है और 1 दर्जन से ज्यादा न्यायाधीश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और निमिष अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, तो सीधे अयोध्या का ही हम रुख करेंगे। तो निमिष, जरा बताइए कोरोना काल में आज कैसी यहाँ पर रौनक है, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होता था, क्या कोरोना का असर दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर प्रीति बात की जाए तो कोरोना का असर तो बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आस्था जो है वो कोरोना पे भारी है। अयोध्या के लोग, जनमानस, संतमन बड़ी संख्या में 5 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। चूंकि इस परिक्रमा में लोग 5 कोस की परिक्रमा लगभग 15 किलोमीटर की लंबे से ज्यादा की परिक्रमा होती है। ऐसे में सबसे छोटी परिक्रमा है और राम जन्मभूमि की परिधि, राम जन्म स्थान जिसको कहते हैं, उसकी परिधि में लगभग 6000 मठ मंदिरों की परिक्रमा है। ऐसी परिक्रमा को हर अयोध्या का संत महंत छोटे बड़े हर व्यक्ति करना चाहता है और इसी वजह से यहाँ पर इस बार परिक्रमा पंचकोसी परिक्रमा में लोग दिख रहे हैं। हालांकि अगर बात करें प्रीति जो नाम दिनों की है तो पिछले वर्षों की अपेक्षा वो भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी जो परंपरा है उसको लोग निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरा कोरोना काल को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है, तो यहाँ के स्थानीय भी अलर्ट है। जो प्रशासन के लोग अपील कर रहे थे उसका असर दिखा है। लोग मुंह बांध करके शारीरिक दूरी बना करके परिक्रमा कर रहे हैं और साथ ही जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका भी पूर्णतः पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद प्रशासन लगभग 17 जगह पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करके रखा है। उससे जगह जगह लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने पहल की है। तमाम समाज सेवी संगठन है जो मास्क बांट रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है लाउड स्पीकर के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि आस्था के डगर पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा न्यायाधीशों ने भी कदम उठाया है, वो भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो परंपरा है अयोध्या की, धर्म की नगरी की जो परंपरा है उसको लोग निभा रहे हैं और वो पूरी शिद्दत के साथ आस्था की डगर पर अब परिक्रमा पर लोग पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो माहौल कितना भक्तिमय है निमिष, आपके पीछे जो प्रभु श्री राम के जय घोष लग रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निमिष आपका जानकारी के लिए और ये तस्वीरें सुबह सुबह अयोध्या की दिखाने के लिए।
आगे बढ़ेंगे और अब बात गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी हुई। तो इस घोटाले के आरोपियों की सीबीआई रिमांड 4 दिन बढ़ा दी गई है। पूर्व एक्स-सीएन रूप सिंह यादव की रिमांड बढ़ी है, सीनियर असिस्टेंट राजकुमार यादव की रिमांड बढ़ी है। तो 28 नवंबर तक अब ये दोनों आरोपी रिमांड पर रहेंगे। तो आरोप यही है कि जो ठेका यहां पर दिया गया था उसकी एवज में अच्छा खासा कमीशन लिया गया था और बहुत सारी अनियमितता के आरोप हैं। तो फिलहाल सीबीआई रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। फतेहपुर पुलिस ने ट्रक चालक हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह हत्याकांड लूट के लिए अंजाम दिया गया था। तो 11 नवंबर की घटना थी जब बदमाशों ने ट्रक चालक की हत्या की और ट्रक और 18 लाख का मोबिल ऑयल लूटकर भाग गए थे। घटना बिंदगी कोतवाली इलाके के बाईपास में हुई थी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटा गया ट्रक, मोबिल ऑयल भी बरामद किया है और जो बाकी बदमाश इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनकी तलाश की जा रही है। अज्ञात शव जनता बाईपास के पास मिला था। उसका आज सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जिस ट्रक और उसका सामान लूटने के इरादे से यह हत्या की गई थी वह भी बरामद कर लिया गया है। उधर जौनपुर में शराब तस्करों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। गैंगस्टर वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने जब्त की है। ये संपत्ति गैंगस्टर के पिता के नाम थी, जो जाहिर सी बात है अपराध से ही अर्जित की गई थी। तो शराब तस्कर पिंटू सिंह का जौनपुर और आसपास के इलाकों में अवैध शराब का अच्छा खासा काला साम्राज्य था। तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की गई है। तो अभी जो घटनाएं प्रयागराज, लखनऊ और कई जगह हुई थी जहरीली शराब से मौत के मामले में, तो अब लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में माफिया अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत शराब माफिया वीर बहादुर सिंह उर्फ पिंटू, जो कि मूलतः महमूदपुर बड़ेरी थाना बरसठी जनपद जौनपुर का रहने वाला है, उसके विरुद्ध 15 अभियोग पंजीकृत हैं और मछली शहर पुलिस के द्वारा उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। आज जिलाधिकारी जौनपुर के आदेश के क्रम में उसकी लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति जो उसने की अपराध से अर्जित किया था उसको आज कुर्क किया गया है। और मनोज पटेल हमारे सहयोगी जौनपुर से जुड़ चुके हैं। तो मनोज, जाहिर सी बात है साम्राज्य कुछ इन 3-4 सालों में तो खड़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन पहले कार्रवाई नहीं हुई थी और अब ऑपरेशन जो क्लीन चला है और ऑपरेशन जो जहरीली शराब के खिलाफ चला है उसमें सलीके से कार्रवाई हो रही है। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तो सरकार में ये ऑपरेशन क्लीन चलाया, तो सरकार की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। ये सही बात है कि 2 साल 3 साल के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को अर्जित नहीं किया सकती। जिस तरीके से ये शराब माफिया था पिंटू सिंह, अपने पिता के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य खा कर रखा था और जौनपुर ही नहीं, जौनपुर के आसपास के इलाकों में इसके अवैध कारोबार के तार जो है जुड़े थे और सक्सेसफुली तरीके से चल भी रहे थे। पुलिस को समय समय पर लाखों रुपए के शराब भी जौनपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों ने बरामद किया है। इससे साफ है कि ये जो कारोबार था ये काफी लंबे अरसे से चल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो क्लीन ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत प्रशासन अब एक्शन में है और खोज के आरोपियों के खिलाफ जो है गैंगस्टर की कार्रवाई कर रही है। उनकी संपत्ति को जब्त की भी कार्रवाई चल रही है और इससे जो है बड़े माफियाओं में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका जानकारी के लिए। तो बड़ा फैला लंबा चौड़ा साम्राज्य था लेकिन अब ये ध्वस्त हो रहा है। तो हर तरह से उन लोगों की सफाई हो रही है जो असामाजिक है, जो अपराधी है। मथुरा में मुठभेड़ हुई है और सीरियल किलर राहुल को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। राहुल पर 3 हत्या के मामले दर्ज थे, लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड और लंबा चौड़ा हो सकता है, जिसके बारे में जानकारी ली जा रही है। इसके पास एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल मिली है। वृंदावन कोतवाली इलाके में मुठभेड़ हुई जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। और वहीं वाराणसी में भी बड़ी सफलता मिली है, जहां 50,000 के इनामी अनिल यादव को गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। और एक कुख्यात अपराधी मोनू चौहान, जो कुछ दिन पहले ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है, उसका शूटर था एक बदमाश। हालांकि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। तो जैतपुरा थाना के नक्की घाट के पास ही मुठभेड़ हुई जिसमें 50,000 का इनामी धरा गया। 50,000 के इनामी अपराधी अनिल यादव, जो दीपावली के आसपास 2 घटनाओं में शामिल था, उसको जब पुलिस टीम ट्रैक कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पे फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ। इस समय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
और एक दुखद खबर आई राजनीति जगत से। कांग्रेस के नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। उनके बेटे ने इसकी जानकारी दी। सुबह 3:30 बजे अहमद पटेल ने आखिरी सांस ली। तो 71 साल की उम्र थी जब उनका निधन हुआ है और 1 महीना पहले कोरोना संक्रमित हुए थे और लगातार उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। आज सुबह 3:30 पर कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने अंतिम सांस ली। और अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। तो ये ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी अपने पार्टी के इस वरिष्ठ नेता के जाने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने लिखा है, ये एक दुखद दिन है। श्री अहमद पटेल कांग्रेस के एक स्तंभ थे और कठिन समय में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। हम उन्हें याद रखेंगे। राहुल गांधी ने उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और देश की राजनीति का जाना माना नाम श्री अहमद पटेल का सुबह निधन की खबर अति दुखद। उनके परिवार व मित्रों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उनका व्यक्तित्व बहुत सादा व काफी मिलनसार था। भारतीय राजनीति में उनकी गहरी छाप को हमेशा अच्छी नजर से देखा व याद किया जाएगा। लखनऊ में 11 पुलिस कर्मियों को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया है, यानी कि सेवा से निवृत्त कर दिया गया है और 50 साल की उम्र ये पार कर चुके थे। इनकी स्क्रीनिंग हुई है, रिकॉर्ड देखा गया, जिसके बाद इन्हें सेवानिवृत्ति दे दी गई। इनमें 3 दरोगा, 7 सिपाही और 1 चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी शामिल है। स्क्रीनिंग के बाद इन लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया। तो इससे पहले भी कई विभागों में योगी सरकार ने इस तरह के नियम लागू किए। वो लोग जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं, निष्क्रिय है या किसी तरह के आरोप उन पर लगे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति दी जा रही है। घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि महिला ने अपनी जन्मतिथि को लेकर जो दस्तावेज पेश किए थे वो गलत है, उनमें गड़बड़ी है। तो वाराणसी की सीजेएम कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला ने जब बीएसपी सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था तो उस वक्त जो जन्मतिथि उन्होंने बताई थी वो गलत थी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सांसद अतुल राय को किस तरीके से 376 जैसे जघन्य अपराध में फंसाने की जो साजिश रची गई, ये साजिश उस समय से रची गई जिस समय सदर मऊ के विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी के बेटे का टिकट काटा गया और अतुल राय को लोकसभा का टिकट गठबंधन का मिला। उसी टिकट के कटने के बाद से इन लोगों ने अतुल राय के खिलाफ साजिश रचने का कार्यक्रम शुरू किया। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पे सख्त हो गया है और हाईकोर्ट ने यूपी के सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में सप्ताह में हर दिन 24 घंटे ड्रोन से निगरानी रखने के निर्देश दे दिए हैं। इन जिलों में प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले शामिल हैं। और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगले 6 सप्ताह तक जो भी खाने पीने के सामान खुले में बेच रहे हैं उन पर ना बेचने का आदेश भी लागू रहेगा, यानी कि अब खुले में सामान नहीं बेच पाएंगे। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम से कम अगले 30 दिन तक मास्क पहनने की सघन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो बड़ी खबर, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को योगी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। धर्म परिवर्तन कर अब शादी करना अपराध होगा और धर्म छिपाकर अगर कोई शादी करता है तो कड़ी सजा का प्रावधान इस अध्यादेश में है। और अगर कोई सामूहिक तौर पर यानी कि बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है, उनका धर्म बदलता है, तो 10 साल तक की सजा होगी। और अगर 2 अलग अलग धर्म के लोग शादी करना चाहते हैं तो उसको 2 महीने पहले जिलाधिकारी को बताना होगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग धर्म के लोगों के शादी करने पर मनाही है, लेकिन अगर कोई धर्म छिपाकर शादी करता है या अपने साथी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है तो फिर कार्रवाई होगी। जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। शादी ब्याह के लिए धर्म
धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। सीएम योगी ने जो कहा वो किया। जिहाद पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय दिया है और प्रस्ताव को अभी कैबिनेट ने पास किया है। लव जिहादियों की अब खैर नहीं। मोहब्बत की आड़ में मजहब का खेल खेलने वाले अब नहीं बचेंगे। जो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं या आगे कभी किसी ने सोचा होगा, अब उस पर पूर्ण विराम लग सकेगा। शादी के लिए धर्म बदलने वाले जिहादी जेल जाएंगे। किसी को कूटरचित तरीके से जबरदस्ती बहलाकर गलत ढंग से गलत बयानी करके और धोखे में रख के और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। और ये अपराध जो भी करेगा उसे जेल होगी, उसे जुर्माना देना होगा। अध्यादेश के माध्यम से 2 से लेकर के 10 वर्ष तक इसमें कारावास का प्राविधान किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी जारी है खबरों का सफर।